आज झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। असम विधानसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है और आज शाम सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटेंगे। हालांकि सोमवार को असम के रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन की सभा होनी थी, लेकिन प्रशासन से उनकी सभा को अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने फोन पर ही जनता को संबोधित किया, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम और प्रोटोकॉल की वजह से सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी, जबकि रविवार को कल्पना सोरेन को 3 जगहों पर सभा करने की अनुमति नहीं मिलने के आरोप है। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सभा में सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर फोन पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन दूसरी तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से वो सभा में नहीं पहुंच पाए और ऐसे में सभा को उन्होंने फोन से संबोधित किया है। रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। असम विधानसभा चुनाव को अगर झारखंड के लिहाज से देखें तो जेएमएम ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी मोड़ पर जिस तरीके से अपने संवाद को रोका है, उसकी चर्चा आगे भी जरूर की जाएगी, लेकिन इतना बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वास्तव में पीएम के कार्यक्रम की वजह से उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री को अपनी बात और आगे बढ़ानी थी, जिसे वो जनता के बीच साझा नहीं कर सके। हालांकि फोन पर उन्होंने जरूर संबोधित किया है, लेकिन 4 मई को जब इसका परिणाम आएगा तब ये मालूम चलेगा कि इस पोस्ट के जेएमएम के लिहाज से क्या मायने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असम के चाय बागानों की जो खुशबू है, उस खुशबू में किस राजनीतिक दल की ताकत महसूस की जाएगी, यह 4 मई को पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ नहीं उमड़ रही, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का पोस्ट किया है। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डर साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में बीजेपी में बौखलाहट है, इसीलिए सभा नहीं करने दी गई। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी के 2-3 दिन की सभाओं में या कल्पना जी की 2-3 दिन से सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही है। 100-200 लोग जुट रहे हैं और उसके बाद फिर ये सभा कैंसिल हो जा रही है और मुख्यमंत्री जी अब इसको नया एंगल दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे या उनके दल से आग्रह करेंगे कि जो उनको रद्द करने की लिखित सूचना दी गई, जरा उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें। बहाने ना बनाए, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री की अगर वो उड़ने को परमिशन नहीं दिया जाता, सभा रद्द होती है, तो उसकी लिखित सूचना दी जाती है। पहली बार आपने देखा होगा, चुनाव तो पहले भी हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय पहले भी चुनाव प्रचार किए होंगे, लेकिन चाय बागान में आदिवासी श्रमिकों के बीच पहली बार जाने को मजबूर हुए। ये ताकत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ये ताकत है हेमंत सोरेन की। अब बौखलाहट है, कभी कल्पना सोरेन जी का हेलीकॉप्टर रोक दिया जा रहा है, कभी हेमंत सोरेन जी का रोक दिया जा रहा है। इतने बेचैन क्यों हो गए भाई? अगर चुनावी सभा करने पर रोक लगे किसी भी कारण से, तो स्वाभाविक तौर पे सवाल उठते हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसी समय निर्धारित करे, ऐसी व्यवस्था बनाए कि सभी राजनीतिक दल को समान रूप से अधिकार मिल सके। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है और समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर नमन किया और राज्य के सर्वांगीण विकास एवं जन कल्याण की प्रार्थना की। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आशियाना इलाके में बदमाशों ने सरेआम एक घर पर फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सपन दास के घर पर सुबह में
2 बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक फायरिंग करते और भागते नजर आए। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये जो 2 युवक फायरिंग कर रहे हैं और भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जबकि एक अन्य युवक स्कूटी पर सवार इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खोखा बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी स्थानीय बताए जा रहे हैं। हालांकि फायरिंग क्यों की गई है, इसके पीछे के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। नीचे आके देख रहे हैं तो खिड़की में 2 ठो नीचे खोखा गिरा हुआ था और खिड़की में दागी आ गया था। फिर मैंने मोबाइल टाइगर को फ़ोन किया, मोबाइल टाइगर आया और पूरा देखा, बात थाना से किया और खोखा लेके गया। फिर नेक्स्ट बार 3 थाना का 1 मोबाइल टाइगर और 2 आया, पूरा सीसीटीवी फुटेज लिया, फिर देखा और वो हमें मैंने बोल के गया कि शाम तक हम लोग उनको क्या लगता है जान पहचान का है कोई? मेरा साथ किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी का बात विवाद। तो लड़का लोगों को अगर देखे तो पहचाने के लिए वो तो सीसीटीवी में है। ऐसा वालों को भी हम नहीं पहचानता क्योंकि हमसे आमना सामने नहीं हुआ। और जमशेदपुर में सुंदरनगर थाना क्षेत्र के गोड़ाडीही गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। खटिया पर बैठने को लेकर हुए झगड़े में एक पड़ोसी ने दूसरे की पीट-कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बुध राय नशे में था और बहस के बाद परमेश्वर पर जानलेवा हमला बोल दिया। बेहोश हालत में परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन का कहना है कि उसके बाद ये लोग को 11 बजे सूचना मिला कि उसका पति जो है वहाँ पे लौलवान अवस्था में है। ये लोग हड़बड़ी करके वहाँ गए तो देखा कि उसका पति जो है पूरा एकदम खून से लथपथ था। वो लोग ना उसको फिर लेके गए सदर हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर बोला कि वो मर चुका है, मृत घोषित किया है। फिर उसके बाद ये लोग परिजन जो है वो अपना घर लेके गया, जैसा हम लोग को बताया। और रिम्स की अधिग्रहित जमीन के कब्जे और फिर गलत दस्तावेज बनाकर खरीद बिक्री करने के मामले में झारखंड एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर गलत वंशावली बनाकर व्यक्तिगत फायदे के लिए रिम्स रांची की अधिग्रहित जमीन की धोखाधड़ी का और खरीद बिक्री का आरोप है। एसीबी को इसके खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। रिम्स जमीन के अतिक्रमण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी को जांच का निर्देश दिया, जिसके बाद से ही एसीबी मामले को जांच में जुटी थी और उसी जांच के क्रम में यह कार्रवाई की गई। रिम्स के अधिग्रहित जमीन के कब्जे और फिर उन्हें फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी खरीद बिक्री मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा उठाया और फिर पूरे मामले में जो साक्ष्य संकलन के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, चेतन कुमार और राजेश झा जो हैं वो शामिल हैं। इन आरोपियों के द्वारा जो रिम्स की अधिग्रहित जमीन थी उसका फर्जी दस्तावेज बनाया गया, वंशावली गलत बनाई गई और फिर इस जमीन की खरीद बिक्री की गई और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो 93 डिसमिल जमीन को सेल आउट किया गया। इस पूरे मामले में फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में बता दें कि कई और आरोपी हैं जो फिलहाल एसीबी के रडार पर हैं और तमाम लोगों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है और कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है। देखना होगा कि किस तरह से अब एसीबी की कार्रवाई चलती है और क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में खुलासा संभव हो पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर हजारीबाग से, जहां के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में रामनवमी पर जुलूस के दौरान चाकूबाजी हुई थी। घटना में घायल गुलाब साहब की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी 3 युवकों को आज धर दबोचा है। गुलाब कुमार का देहांत हो गया है। इस घटनाक्रम में शामिल सभी आरोपी को
पकड़ लिया गया है। इसमें 4 अभियुक्त हैं और 2 नाबालिग हैं। और खबर बोकारो से, जहां ट्रेजरी से 3 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में जेल भेजे गए पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल पांडे के मामले में पूर्व सांसद सूरज मंडल ने केंद्रीय एजेंसी से इस मामले की जांच की मांग की। सूरज मंडल ने इस मामले में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, ऐसे में उनके पद से रहते इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ये तो सैया भइल कोतवाल डर काहे को, जब सरकार ही इस तरह का काम कर रही है तो सबका मन तो बढ़ गया है ना। इसलिए पुलिस विभाग में ऐसा हुआ है और इसका मंत्री मुख्यमंत्री इसका विभाग का है। इसलिए सबसे पहले आगे और इस तरह का घटना नहीं हो, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे और इसका न्यूट्रल ईडी से जांच कराए, और नहीं तो राज्य का बचाना भगवान भरोसे हो जाएगा। अब खबर रांची से, जहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद महुआ माझी, कालीचरण मुंडा, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और कई विधायक शामिल हुए। बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। किसानों के केसीसी लोन, सिंचाई योजना और संभावित उर्वरक संकट पर भी गंभीर चर्चा हुई। जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने पर गहरा विवाद उत्पन्न हो गया। मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की गई। जेटेट में अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर मंत्री संजय यादव से मुलाकात की गई। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि इस मुद्दे को आगामी कैबिनेट बैठक में उठाएंगे। मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वह भी संथाल में ही आता है। हम लोग इस बात को लेकर जरूर आत्मसात भी कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अंगिका एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। चीजें इसमें आया है, उस चीज को देख करके हम लोग इसको विस्तार रूप से और फिर अगला कैबिनेट में हम लोग इसको रखेंगे। ऐसा कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार नहीं कि अंगिका का भाषा को हटा दे, चूंकि मुख्यमंत्री जी भी तो उसी पार्ट से आए हैं ना, और संथाल परगना के हैं और खुद वो बरहेट के विधायक हैं जो साहिबगंज जिला में आता है, और अंगिका भाषा वो साहिबगंज में भी काफ़ी संख्या में है। तो ऐसा नहीं है, उनकी कोई ऐसा मानसा नहीं है। लेकिन ये बाबू लोग जो बैठे रहते हैं जानते हैं कि नेता लोग को तो सब हम लोग को यही ना समझता है। लेकिन समझा माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि हम तो उस क्षेत्र से हैं, हम सारी बातों को जानते हैं, हमने रखा भी है और फिर कैबिनेट में इसको रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से अंगिका के साथ अन्याय नहीं होगा, ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर रांची को NHM सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि NQAS रैंकिंग में झारखंड को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का प्रमाण है। मंत्री ने कहा कि ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं बल्कि केंद्र सरकार को दिया हुआ प्रमाण पत्र है। स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह ने भी इस गुणवत्ता के आधार पर अहम बताया। धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स मुंबई के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। सोमवार देर रात 11 बजे ये ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 से रवाना हुई। सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। धनबाद वासियों के लिए रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी सौगात मिली। जो ट्रेन अब तक स्पेशल के रूप में चल रही थी, उसे रेल मंत्रालय ने स्थायी और नियमित सेवा का दर्जा दे दिया है। ट्रेन के धनबाद जंक्शन पहुंचते ही स्वागत का माहौल बन गया। देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं, जिन्होंने जो वादा चुनाव में किया था, हर वादा पूरा करने का काम हम लोगों ने कर रहे हैं। बंगाल में भी
रिकॉर्ड मत से चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और बंगाल भी इसी तरह विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धनबाद स्टेशन से नई ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में झरिया विधायक रागिनी सिंह, निगम मेयर संजीव सिंह को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ देर पहले आमंत्रण निरस्त किया गया। वहीं पोस्टर से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह का नाम हटा दिया गया। आमंत्रण निरस्त करने के बाद बीजेपी की एकजुटता पर सवाल उठने लगे। हालांकि बीजेपी सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि आमंत्रण निरस्त रेलवे प्रशासन का अधिकार है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रेल विभाग जानते हैं, हम तो नहीं जानते, हमको कोई पता नहीं है। हम कभी दूसरे जगह शाही रहे, हमको जानता नहीं। ये देखिए, एक परिवार का सदस्य हम लोग सभी हैं, तो कभी कभी परिवार में इस तरह से उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन सबको मिलजुल कर आगे का कार्य करना चाहिए। मैं यही कामना करूँ। कुछ खटपट लग रहा है क्या पार्टी? और सब तो कुछ नहीं है, सभी हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी भाजपा परिवार हैं और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से ही सारा काम सफल होता है और आगे भी हम लोग सबके साथ और विकास करने का लक्ष्य रखते हैं। और खबर जामताड़ा से, जहां साइबर अपराधियों ने डीसी को निशाने पर लिया है। साइबर अपराधियों ने जिले के डीसी का नाम और फोटो इस्तेमाल कर फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज किया। जानकारी के मुताबिक इस फर्जी अकाउंट से नारायण के सीओ और बीडीओ देवराज गुप्ता को भी मैसेज भेजकर झांसे में लेने की कोशिश की गई, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी ने प्रेस रिलीज कर जानकारी ली और जिले वासियों से नंबर जारी कर मैसेज को इग्नोर करने की अपील की और लोगों से चेतावनी बरतने की भी बात कही। रांची से बड़ी खबर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर तेज हो गया है। राजधानी में तेज हवा के साथ बारिश, आसपास के जिलों में भी मौसम बदला है। 9 अप्रैल तक सर्कुलेशन का असर रहेगा। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा का पूर्वानुमान है। 10 अप्रैल से मौसम साफ हो सकता है। रांची समेत 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची से बड़ी खबर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, राजधानी में तेज हवा के साथ बारिश हुई, आसपास के जिलों में भी मौसम बदला। 9 अप्रैल तक सर्कुलेशन का असर रहेगा। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा का पूर्वानुमान है। 10 अप्रैल से मौसम साफ हो सकता है। रांची समेत 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और गिरिडीह में हुई भारी बारिश और तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित जेठुआ फसल हुई है, जिसमें भिंडी, कद्दू के अलावा प्याज की फसल होती है। नुकसान के बाद किसान अब सरकार और स्थानीय प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बदडीहा 2 में। यहां पर 12 महीना किसानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के खेती की जाती है। आप तस्वीरों में देखिए, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे बदडीहा 2 में। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों हैवी बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तेज आंधी पानी हुआ है, जिसके वजह से किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये प्याज की जो फसल है, प्याज का फसल है और प्याज का फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कितना नुकसान हुआ और क्या क्या फसल नुकसान हुआ? सबसे अधिक नुकसान हुआ है गेहूं, उसके बाद हुआ है भिंडी, उसके बाद हुआ करेली, टमाटर, कद्दू, झींगा, ये सब जितने साग सब्जी है सारे पूंजी मिट्टी में मिला दिए हैं। ओला के वृष्टि से पूंजी सारा बर्बाद हो गया है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि मोहन यादव जैसे मध्य प्रदेश में दिए हैं फैसिलिटी किसानों को, वही प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि कृपा देने की कृपा को कष्ट करें। और इसके आगे क्या बोले, हम लोग तो माथा पर हाथ रख के आंसू भी नहीं निकल रहा है। तो और भी कुछ महिला किसान भी हैं। चाची की नाम है तोर? नमिया देवी। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान हो गया, भिंडी है, करेली है, अच्छा, जेठुआ, कद्दू है, झींगा है, प्याज है,
से सब नुकसान हो गया, गेहूं है सब नुकसान हो गया। इस बारिश होने की वजह से बारिश से पत्थर गिर गया, ओला गिर गया। तो इस प्रकार जो लगातार ओलावृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, उसके वजह से किसानों को काफ़ी क्षति गिरिडीह जिले में हुई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची को सजाने संवारने का जिम्मा इस बार आधी आबादी पर है। ऐसे में महिला पार्षदों ने भी अपनी कमर कस ली। खासतौर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का संकल्प लिया गया, तो वहीं महिला सुरक्षा के लिए भी महिला पार्षदों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है ताकि शहर के गली मोहल्लों में भी महिलाएं सुरक्षित रह सकें। इसे लेकर गली मोहल्लों में सीसीटीवी लगाने की बात कही जा रही है। शहर भी स्वच्छ और सुंदर रहे, इसको लेकर विशेष पहल की जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची को सजाने संवारने का काम रांची नगर निगम के हाथों में होता है, लेकिन इस बार जो कमान है वो कहा जाए तो महिलाओं के हाथों में है, क्योंकि महिला मेयर के साथ साथ जो पार्षदों की भी संख्या है उसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है और करीब 32 जो महिला पार्षद हैं वो इस बार चुनकर आई हैं। तो खासतौर से हम जानने की इनसे भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि महिलाओं को भी काफी उम्मीदें रहती है। तो किस तरह के काम से अपने वार्ड को चमकाने को लेकर सोची हैं, क्या कुछ करना होगा ताकि महिलाएं भी अपने आप को थोड़ा सा स्वावलंबी समझ पाए? अभी सभी महिलाओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग जिस तरह से अपने घर और बाहर दोनों को संवारे हैं और पूरा वार्ड की महिलाओं को बोलेंगे सब अपने भी घर को सशक्त करके बाहर को भी सशक्त करके अपनी दोहरी भूमिका को निभाने के लिए पूरा कार्यरत रहे। महिलाओं को देखिए विश्वास बहुत है महिलाओं पे कि महिलाओं को बताना नहीं पड़ता है कि आप ये काम कीजिए। महिलाएं इतनी जागरूक है कि बिना बोले वो देख के यूट्यूब देख के वो लोग काम ढूंढती है और करने के लिए अग्रसर होती हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग है किस तरह से रांची को सुंदर बनाना है। जैसे कि हम लोग महिला है और चाहते हैं कि महिला को हर सुविधा मिला जाए। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम लोग महिला है, 32 महिला भी जीत के आई हैं चुनाव में, तो जैसे कि हम लोग को जाने का जो व्यवस्था हो वो मतलब स्पेशल मिलना चाहिए महिलाओं को। और आने वाला दिन में हम लोग चाहेंगे कि महिला हर जगह पे दिखे। तो जगह जगह पे टी पॉइंट पे मैं सोची हूँ कि अभी जैसे क्राइम बढ़ रहा है तो मैं सीसीटीवी लगाने का प्रयास करूँगी। और बच्चों के खेल कूद के लिए मैं चाहूँगी कि कहीं पे एक निगम हमको एक जगह दे तो पार्क बनवाने की कोशिश करूँगी। और महिलाएं जो बेरोजगार हैं, जिसे घर में रहती है घरों महिलाएं, तो उनके लिए मैं सोची कि छोटे छोटे उद्योग, तो उनके लिए मैं जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है या पेपर प्लेट से बनाना है, तो उनके लिए मैं मशीन लगवाऊँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले महिलाओं को जागरूक करूँ और सारे पेरेंट्स को जागरूक करूँ, क्योंकि क्राइम जो बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग का भी इसमें थोड़ा हाथ है कि हम लोग बच्चों को भी थोड़ा ज़्यादा ढील दे रखे हैं। बच्चे किसी भी चीज़ का जिद करते हैं, पैसे का जिद करते हैं तो हम लोग हाथ में दे देते हैं बच्चे का, और हम लोग कभी पूछते नहीं हैं कि बच्चे पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं। निगम की जो आधी सरकार है उस पर भी महिलाओं का वर्चस्व है, तो देखना होगा किस तरह से रांची को सजाने संवारने में ये महिला पार्षद अपना योगदान दे पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और दुनिया के फुटबॉल पर झारखंड की बेटियों का हस्ताक्षर गहरा होता जा रहा है। यहां फुटबॉल का सफर बेटियों के संघर्ष से शुरू होता है और एक मुकाम हासिल हो जाने के बाद भी यह संघर्ष खत्म नहीं होता। यह कहानी रांची के कांके प्रखंड की हुजवी गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सोनी मुंडा की है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सोनी मुंडा के खेल का सफर काफी संघर्ष भरा है। दिव्यांग मां और मजदूर पिता की बेटी सोनी डेनमार्क जाकर वहां फुटबॉल खेल चुकी है। इतना ही नहीं, भारत में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 में वह भारतीय टीम के कैंप का हिस्सा रह चुकी है। इसके अलावा जूनियर और सब जूनियर जैसी कई टूर्नामेंट में वो खेल चुकी है। वर्तमान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही सोनी आज भी किट और जूते जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। किसके चाहे अच्छा हो या खराब। बात की अंतर्राष्ट्रीय अंदर से सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा अंडर 7 जो फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था उसका हिस्सा भी थी ये, मतलब कैंप तक थी। और ये डेनमार्क भी गई है, सब जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया, एजीएफ है नेशनल, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट करके आई है। और झारखंड को अपने पैरों का जादू से, कला से बहुत सारे नेशनल में गोल मारी है और झारखंड को गोल्ड मेडल दिलाई है। तो ये हम लोग को बहुत प्राउड है और बहुत प्राउड महसूस करते हैं सोनी मुंडा के ऊपर।
झारखंड के गांवों से निकलकर किस तरह बेटियां फुटबॉल की दुनिया में अपनी दस्तक दे रही हैं, इसी की एक तस्वीर है सोनी मुंडा। सोनी मुंडा से मुलाकात कीजिए और बता दें कि सोनी मुंडा रांची के कांके प्रखंड के हुजीर गांव की रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है, डेनमार्क में भी फुटबॉल खेल कर लौटी है। इसके अलावा इंडियन वुमेंस लीग जो कि बेंगलुरु में हुआ, वहाँ से खेल कर लौटी है। खेल में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन पहचान की बदौलत संघर्ष अभी भी जारी है। सोनी, सबसे पहले ये बताओ कि अभी तुमने क्या क्या खेला है और तुम्हारा अभी लेवल क्या है फुटबॉल का? अभी तो IWL 2 खेल के आए हैं बेंगलोर से, और खेलो इंडिया नेशनल। और विदेश में कहाँ गए थे खेलने के लिए? विदेश में डेनमार्क। अभी तो BA में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये माँ है तुम्हारी, तो माँ को क्या चलने में दिक्कत है क्या? हाँ, बहुत चलने में बहुत दिक्कत। तो बेटी फुटबॉल पहले खेलती थी, तो उसमें पहले तो सुनते थे आप लोग, पहले विरोध करते थे कि बेटी है, घर के बाहर नहीं जाना है। क्या बोलते थे? मत जा बेटी, हम कुछ नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत तकलीफ, बहुत डिसना पटिया में पूरा लेटल, कुछ नहीं सकते थे, कुछ नहीं। दूसरा सबके पानी अनुआत रही है, दूसरा सबके खाना बनवा के खात रही है। तो बेटी के फुटबॉल खेलने से मुश्किल क्या थे, क्या बनी, ये सब क्या परेशानी था? फिर भी हम बेटी के बोलते कि तो चल जा बेटी, फुटबॉल गेले, और बाद में तो चल जा। शुरू में तो बोलते कि ना जा, हम नहीं सकते हैं कुछ काम करने, मत जाओ मत जाओ। स्टार्टिंग में तो बोलता था कि घर का काम छोड़ के मत जाओ, काम करने बहुत दिक्कत होता है, अगर जाएगी तो ये काम करके जाओ। जब धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगे, देश विदेश जाने लगे, नेशनल पेपर सब में